आपके साथ बहसबाजीगर में एक और एपिसोड लेकर हम सामने हैं। बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पर मौजूद वो युवा, वो जनता जो आज अपनी बात रखेगी उन स्पीकर्स के सामने जिन्हें अपना अपना मोशन डिफेंड करना है। लेकिन आज बात कश्मीर की होगी। कश्मीर में पत्थरबाजी से लेकर हमने वो दौर भी देखा है जब आतंक के खिलाफ मुट्ठियां भींचकर लोग विरोध तक करने को सामने आ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद आम कश्मीरी सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने विरोध किया है क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तरक्की विकास के रास्ते पर वो आगे बढ़े। आम कश्मीरियों ने आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह, आप समझ लीजिए, विरोध प्रदर्शन बीते दिनों किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है उस नया कश्मीर से जिससे बहुत सारी उम्मीदें पूरे देश को है। हमने देखा है कश्मीर में पहले पत्थरबाजी होती थी हाथों में, लेकिन अब पत्थर की जगह कश्मीर में एंटरप्रेन्योरशिप के खुलते हुए गुलदस्ते हाथ में है। अशांति के दौर से रिकॉर्ड पर्यटन की तरफ कश्मीर बढ़ा है। लेकिन सवाल आज ये उठ रहा है कि सिनेमा हॉल्स तो खुल गए हैं कश्मीर में, लोग शाम के वक्त पर डल लेक के किनारे घूम भी रहे हैं, दशकों के बाद सिनेमा हॉल खुले हैं। लेकिन क्या कश्मीर में हालात पूरी तरह से बदले हैं? क्या कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीति सही है? यही है हमारा आज का मोशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही है? और इसी मुद्दे पर तीन स्पीकर्स दोनों तरफ से आएंगे और ये युवा जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके बीच भी आपको लिए चलते हैं क्योंकि हमारे हीरोज आज यही हैं। सबसे पहले आपका स्वागत लाल गमछे वालों से, क्योंकि ये लाल गमछे वाले ये मानते हैं कि मोदी की कश्मीर नीति सही है। वही जो सफेद गमछे वाले हैं वो भी मन नहीं बना पाएंगे। ये सब शांति वाला सफेद गमछा लेकर बैठे हैं और ये उम्मीद रख रहे हैं कि स्पीकर्स अगर कन्विंस करते हैं तो इनके पास मौका है, नीला पहन के उधर जा सकते हैं। ताली बजाइए, लोगों को बुलाइए अपनी तरफ। और इधर वाले अगर मन करा तो सफेद रख के लाल ओढ़कर उधर भी जा सकते हैं। तो आज कौन सी टीम सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करती है, युवाओं को कन्विंस करती है, कौन बेस्ट स्पीकर होता है? बहस करो बाबू, क्योंकि यहीं से आप बनोगे बहस बाजीगर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं अपने जजेस को। एम्बेसडर दीपक कोरा, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, अपने फ्लैम्बॉयंट अंदाज के लिए जाने जाते हैं। प्रभु चावला जी, वरिष्ठ पत्रकार जिनका एक लंबा करियर रहा है बेबाक और सीधे सवाल करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जो कि फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री है इंडियन आर्मी के। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। जजेस के बाद अब बारी है हमारे पार्टिसिपेंट्स की। आज सबसे पहले हम दो वक्ताओं को, और मोशन याद रखिए, क्या कश्मीर में मोदी नीति सही है? इसी में दोनों तब जो धुर विरोधी होंगे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, रविंद्र रैना, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, दोनों अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और अभय जी तो कई बार बहुत सारी कविताएं और शायरी भी सुनाते हैं, और रविंद्र रैना जी का अलग अंदाज है, वो किस तरह से बोलते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। अब आपका परिचय हमारे अगले दो वक्ताओं से कराते हैं। तो सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इफराजा, तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत कीजिए। और सलमान निजामी जी, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है जीपीएपी के, स्वागत है आपका। आप दोनों आइए, अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। रविंद्र रैना जी बीच में कोचिंग करने लगे, इफराजान को ही अपनी तरफ बुलाने लगे। देखिए, ये भी दिलचस्प है और यही सवाल है कि कौन अपनी बातों से कन्विंस करके कितनों को अपनी तरफ खींचता है। इसी से तो असली बहस बाजीगर का टेस्ट होगा। हमारे अगले दो वक्ता है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ जुड़ रहे ललित अंबरदार, जो कश्मीरी पंडितों के लिए लंबे वक्त तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और पीडीपी का पक्ष रखेंगे जुहैब यूसुफ मीर जी। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। जोश कितना है, आज इसकी चर्चा होगी और हम देखेंगे कि मोदी सरकार की कश्मीर नीति को लेकर यहाँ पर मौजूद युवाओं में क्या राय है। वो अपनी राय भी रखेंगे और ये जो स्पीकर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है कि वो कितने लोगों को दूसरी तरफ यानी अपनी तरफ खींच सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आज हम शो की शुरुआत करें, मुझे लगता है पहलगाम हमले में हमारे देश के जो नागरिक मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम 1 मिनट का मौन रखेंगे, जिसके बाद आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जजेस से मिलवाते हैं आपको। दीपक वोरा जी तैयार है बहस बाजीगर चुनने के लिए, और कितने मतलब आपको लग रहा है कि पोटेंशियल है, किस में दिख रहा है, क्या सोच रहे हैं आप इस बहस के बारे में? जरा चश्मा पहन के देखता हाँ। हूँ किसमें पोटेंशियल है। बहुत जरूरी है। अच्छा देख रहा हूँ, हाँ 1 2 3 4 5 6 6 के 6 में पोटेंशियल है। ताली बजाओ। जनरल आप कितने एक्साइटेड हैं? और देखिए विषय बहुत बड़ा है, बहुत ऐसा दुखदाई इंसिडेंट हुआ है, लेकिन क्या ये वक्त है जब हमें नए सिरे से सोचने की जरूरत है, या आपको लगता है कि एक कंटिन्यूटी है? नए सिरे से सोचने की जरूरत है। इट्स नाउ और नेवर, ये याद रखना। अभी है, मौका है। क्यों मौका है? पाकिस्तान जो है हर वक्त अगर करता रहेगा और सर के ऊपर से पानी बह गया है, तो इट्स नाउ और नेवर। हमने पानी तो रोक ही दिया है प्रभु जी, आपको क्या लगता है? पानी रोकने का जरा धमकी दिया, रोका नहीं है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। परंतु कुलकर्णी साहब ने ठीक कहा, नाउ और नेवर यही टाइम है। जो करना है आप करके दिखा दीजिए कि इस बार कश्मीर की जनता भी आपके साथ है, जो पहले दिखाई नहीं देती थी। इसलिए कश्मीर की जनता को साथ लेकर के सारे हिंदुस्तान के साथ मिलकर के एक बार दिखा देना चाहिए कि भारत किसी से डरता नहीं है, भारतीय एक हैं। और इस तरह की आतंकवादी घटना के बाद पहली बार आम कश्मीरी सड़कों पर निकला है आतंकवाद के खिलाफ। ये सबसे बड़ी जीत है कश्मीर की। एक बार तालियां आम कश्मीरियों के लिए होनी चाहिए। वो सड़कों पर निकले हैं आतंकी घटना के खिलाफ। वो प्रो नॉर्मलाइजेशन है, वो विकास के रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, वो रोजी रोटी, पर्यटन, सब कुछ में इजाफा देखना चाहते हैं। और इसी के साथ मंच पर अब मैं स्वागत करूंगी, दोनों ही तरफ से तय कर लीजिए सबसे प्रबल प्रवक्ता कौन होगा। दोनों तरफ से अपनी अपनी टीम में आपस में बात करनी है, कर लीजिए और मोर्चा संभालिए आकर। जो ये मानता है कि मोदी नीति कश्मीर के लिए सही है, वो अपनी जगह यहां ले सकते हैं और विपक्ष वाले यहां ले सकते हैं। पहला स्पीकर दोनों तरफ से, आइए। ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं इसमें, सबको समझ में आ रहा है कि कौन अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखेगा। और रविंद्र रैना जी, आपके पास 2 मिनट है, आपका समय शुरू होता है अब। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो कश्मीर नीति है वो राष्ट्र नीति है। राष्ट्र नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो मोदी साहब ने 2024 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका प्रमाण दिया है। मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने से पहले कश्मीर को कहा जाता था कश्मीर प्रॉब्लम। मोदी साहब के सत्ता में आने के बाद कहा जा रहा है कश्मीर में प्रॉब्लम, जैसे किसी जगह कोई प्रॉब्लम। लेकिन इससे पूर्व कश्मीर को समस्या माना जाता था, लेकिन बाद में कश्मीर में समस्या आतंकवाद की समस्या हो सकती है, अलगाववाद की समस्या हो सकती है, लेकिन कश्मीर समस्या का वो जो एक अबंडर और बवंडर पूरी दुनिया में खड़ा किया जाता था, वो मोदी साहब ने समाप्त किया। दूसरा, मोदी साहब ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत में एक झंडा, एक तिरंगा झंडा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक कानून, पूरे देश का एक कानून। वरना मोदी साहब से पहले कश्मीर का एक अलग झंडा होता था और कश्मीर का अलग कानून होता था। भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होता था। ये मोदी साहब की देन है। मोदी साहब के आने से पहले कश्मीर में पत्थरबाजी, हड़तालों के कैलेंडर, हमेशा स्कूल कॉलेज जलते हुए नजर आते थे, बाजार बंद, सड़कें बंद, हर जगह मुसीबतों के मंजर नजर आते थे, हर रोज मौत के तांडव नजर आते थे। सेनाओं के ऊपर पत्थरबाजी, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी, कोई बोलने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं होता था। वो दौर आज बंद हुआ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर बात होती है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की होती है। आज जम्मू की बात होती है, श्रीनगर की होती है, तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की भी बात मोदी साहब के दौर में समय होती है। समाप्त हुआ। मुझे अक्सर लगता है कि रविंद्र रैना साहब को माइक की जरूरत है ही नहीं, लेकिन चूंकि आवाज पहुंचे टीवी में भी, जो घर पे दर्शक बैठे हैं, इसलिए माइक जरूरी है। अभय दुबे जी, आपका समय शुरू होता है अब। मैं कश्मीर के लोगों को संबोधित करते हुए कहता हूं, तुम्हें ख्याल हो हमारा तो हमारे साथ चलो, सता रहा हो अंधेरा तो हमारे साथ चलो, हम सब रोशनी की तलाश में निकले हैं, बुला रहा है सवेरा तुम हमारे साथ चलो। हम सब सारे राजनीतिक दल के लोग आज दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि देश में आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे।
मगर जब इतिहास लिखा जाए तो यह ना कहा जाए कि प्रतिपक्षी दलों को जो देश ने दायित्व दिया था उसके साथ आपने समझौता कर दिया। मेरा दायित्व है कि मैं अपनी सरकार का मार्ग प्रशस्त करूं, प्रधानमंत्री जी का मार्ग प्रशस्त करूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश प्रथम कभी भी नहीं रहा रैना साहब। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम रही सत्ता की भूख। जब कश्मीर में गए तो सबसे पहला निर्णय क्या लिया? जब वहां पर सरकार नहीं थी तो एक मसर्रत आलम नाम का आतंकवादी था, उसके प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ने दिया, उसको नकार दिया और उसको छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने तब भी कहा था कि यह आतंकवादी घातक है, इसका प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर को आप स्वीकार कीजिए, नहीं स्वीकार किया। दूसरा निर्णय क्या लिया? दूसरा निर्णय लिया कि सत्ता की भूख मिटानी थी तो यह कहा कि यहां के जो अलगाववादी नेता हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये कहा कि आर्टिकल 370 को बरकरार करेंगे, रखेंगे। ये कहा कि एफस्पा को रिव्यू करेंगे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिव्यू करेंगे। तो इसलिए यह कहना कि प्रधानमंत्री जी ने 2 विधान और 2 निशान के सामने शपथ नहीं ली तो यह बात झूठी है। उन्होंने पहली सत्ता की जब भारतीय जनता पार्टी ने भूख मिटाई तो शपथ ली। और जहां तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रश्न है तो उन्होंने भी कभी इस नाते अपनी सत्ता से इस्तीफा नहीं दिया। 5 मार्च 1948 को राजा हरि सिंह ने कहा 2 निशान 2 विधान रहेंगे, वो सरकार का हिस्सा थे। 15-16 मई 1949 को सरदार पटेल के घर पर आर्टिकल 370 निगोशिएट हुआ। आर्टिकल 36 पहले था। वेरवर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और द कैबिनेट मिनिस्टर और उनकी हस्ताक्षर से भारत का संविधान आया। तो झूठ की बुनियाद पर कश्मीर की बात रखी, मैं अगली आगे की बात अपनी विस्तार से इस पर रखूं। ठीक है, तालियां बजाइए भाई, कम से कम अपने स्पीकर के लिए तो आप लोग उनकी बात के लिए सपोर्ट कीजिए। आप लोग दोनों अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। अगले राउंड को स्पीकर्स को बुलाने से पहले हम लोग इसमें युवा नेता भी चुनते हैं। कौन बनेगा युवा नेता? इधर से 1-1 मिनट के लिए वहां बोलना भी है, ठीक है? अब आप दोनों आपस में बात कर लीजिए क्योंकि मैं चेहरा देख के तो चूज करना मुश्किल है। ये ज्यादा देर तक हाथ रख रहे हैं, इनको चूज कर ले। ठीक है, आप आइए, यहाँ नीचे आ जाइए और ये वाली टोपी, आइए आपको नेता वाली टोपी पहनाते हैं। ठीक है, इधर से ये लीजिए टोपी आप पहनिए और आप लोग अपने अपने पक्ष में या विपक्ष में जो भी आप मानते हैं आइए। 1-1 मिनट का वक्त आपको मिलेगा और आज देखते हैं कि आप दोनों में से कौन ज्यादा चमकता सितारा है भारत की युवा राजनीति का। अपना नाम जरूर बताइए और उसके बाद बोलने की शुरुआत कीजिए। हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। और दहशत से हम ना कभी डरे थे, ना डरेंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। मेरा नाम तलहा इमरोज खान है और सबसे पहले तो मैं कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी फंडेड दहशतगर्दों के द्वारा मासूम लोगों के कत्लेआम की पुरजोर मजम्मत करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी सरकार खूब मेहनत कर रही है। आने वाले दिनों में दिखेगा कि हमारी सरकार ने कैसे घर में घुस के मारा है। और मोदी जी ने कह दिया है कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा जैसा सजा मिलेगा। और आप में दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि जरूर इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन आने वाले दिन में जैसे आज इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करके पाकिस्तान को हम प्यासा मार रहे हैं, आने वाले दिन में हम नीचे से नेवल ब्लॉकेज करके उनका 9 दिन का फ्यूल खत्म करेंगे और तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। आपका समय समाप्त हुआ, काफी सपोर्ट मिला, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपके लिए इधर से भी 4-5 लोग तालियां बजा रहे थे। शुरुआत तो अच्छी की इन्होंने, हाँ शुरुआत ठीक थी, चलिए ठीक है। इतना ही अगर आपको ऑपोजिशन से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अब अपना नाम जरूर बताइएगा। पहले सोहेल अली राजपूत जी, आपका समय शुरू होता है अब। साथियों, आतंकवाद का कोई ना अमान होता ना कोई धर्म होता, ना आतंकवाद हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना सिख होता, ना ईसाई होता। जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हुई है उसमें सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। देखो, ये जो सिक्योरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, क्योंकि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उसको ठीक से पूछता करती वहाँ पे कि सारी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। हमारे पास रो है, NIA है, इनके पास पुख्ता जानकारी होती है, इनके पास इंटेलिजेंस होते हैं, पर उन्होंने उस पर स्टेप्स क्यों नहीं लिया। मैं ये मानता हूं साथियों, जैसे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ वो एक लैक ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, क्योंकि वहाँ पे ना तो किसी से
डिसीजन लिया गया, वहां पे लोगों को डिटेंशन किया गया, इंटरनेट शटडाउन किया गया, जो कि लॉन्गेस्ट है डेमोक्रेसी में। आज तक इतना बड़ा इंटरनेट शटडाउन नहीं हुआ। जो कि जर्नलिज्म, वहां पे बिजनेस, सब चीज को अफेक्ट किया, उसने एजुकेशन को भी अफेक्ट किया। तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। देश एकजुट होके इसके खिलाफ लड़ेगा। आपका समय इसी के साथ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखो, अच्छा, उनको आपकी बात समझ रहे हैं। आराम से ठीक है। कुछ बोलना है युवा नेताओं से, उनकी जो क्षमता दिखी है थोड़ा सा। मैं एक सवाल नहीं पूछूंगा, जो मन आपका, इट्स अप टू यू। पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी आपने 370 का क्या बोला था कि कश्मीर के लोगों से उन्होंने कंसल्ट नहीं किया? नहीं सर, मैंने कंसर्न इसलिए बोला। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर, सीधा जवाब दीजिए। आपने ये बोला कि नहीं? हाँ। तो जब 370 लागू किया था तो तब भी कश्मीर के लोगों से कंसल्ट किया था? तब तो आपका जन्म नहीं हुआ था। कौन सी किताब पढ़ते हैं? विकिपीडिया? सर, मैं 370 के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं 370 को चाहता हूँ, हटना चाहिए था। बट एक डेमोक्रेटिक, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, जो कि वहां पे नेताओं को डिटेंशन किया गया। सर, डेमोक्रेसी तो बड़ी खतरनाक चीज है। कौन सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हटाएंगे आप? नहीं सर, जो तरीका था मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं 370 के खिलाफ नहीं हूँ। पूछ रहा हूँ आप क्या करते? नहीं सर, वहाँ पे एक अच्छे से सबसे मतलब राय ली जाती। सर, इंटरनेट शटडाउन हुआ सर, इतना सड़क पे जाके सब लोगों से राय लेते? अरे वाह, बड़े बहादुर हैं भाई। नहीं सर, सब लोगों से नहीं, जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि वहाँ पे। ऑलराइट, थैंक यू। समय समाप्त हुआ। चलिए, आप दोनों जाइए अपनी अपनी जगह पर। बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अच्छे से डिफेंड किया। आपकी राय से लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लोगों को कन्विंस करने की। और अब जरा काउंटडाउन बजा दीजिए उन लोगों के लिए जो अभी अपनी पोजीशन बदलना चाहते हैं। अगर ऑडियंस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये मानता है कि वो अपने गमछे का रंग बदलना चाहता है, तो आपको मौका मिल रहा है अब। कोई ऐसा है? कोई ऐसा है? ये क्या कर रहे हो? सफेद गमछा पीछे दोस्त को दे दिए। मत दो गमछा ले जाओगे घर, लेकिन नीले गमछे की तरफ वो आए हैं। चलिए, आप मतलब अभी तक अभय दुबे ने कन्विंस किया है एक व्यक्ति, और कोई ऐसा जो बदलना चाहता है? आप में से कोई इधर या आप में से कोई उधर जाना चाहता है? अभी स्कोर 1 का ही है। अभी स्कोर 1 का ही है। और इसी के साथ अपने अगले 2 स्पीकर्स को अब हम बुलाना चाहेंगे। इफ्रा जान, जो कि पक्ष रखेंगी उमर अब्दुल्ला की पार्टी का, और सलमान निजामी डीपीएपी की तरफ से। आप किसी भी तरफ खड़े हो सकते हैं और आप अपनी राय दे सकते हैं। इफ्रा जान, आपका वक्त शुरू होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर नीति और 370 की नीति पास हो गई होती तो आज शायद हम इतने दुखी वक्त में यहाँ 5 साल बाद भी वही डिबेट बार बार नहीं कर रहे होते। और मुझे नहीं पता कब तक ये करनी पड़ेगी, लेकिन अब इसको रुकना पड़ेगा। आज मैं ये श्रद्धांजलि, मैं चाहती हूँ कि मैं पहले श्रद्धांजलि दूं उन 28 लोगों को जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उनके घर वालों को, और आदिल हुसैन, एक कश्मीरी मुसलमान को, जो उन आतंकवादियों से राइफल लेते लेते जिसे शहीद किया गया। न सिर्फ आदिल हुसैन को मारा गया और इन 28 लोगों को मारा गया, बल्कि कश्मीर में इसी तरह से 11,500 कश्मीरी मुसलमानों को आतंकवादियों के जरिए मौत के घाट उतारा गया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारी तंजीम के 5,000 वर्करों को इसी तरह मारा गया है। हमने एक पहलगाम नहीं, हमारी तंजीम ने करीबन 250 पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स देखे हैं। लेकिन जब हम आके कहते हैं कि इसके बावजूद हम लोग वो लोग हैं जो आर्टिकल 370 के साथ भी थे और टेररिज्म के अगेंस्ट भी थे, लोग ये समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शायद हम भूल गए हैं कि वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के, उनके नेशनलिज्म पे कोई सवाल नहीं कर सकता, वो आर्टिकल 370 के आर्किटेक्ट थे। लेकिन जब बात आती है 370 की, 2 प्रॉमिसेस थे। एक प्रॉमिस था टेररिज्म खत्म हो जाएगा, जितना कम कहा जाए उतना कम है। दूसरा प्रॉमिस था बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप डेटा देखें, इस वक्त जम्मू और कश्मीर की बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा है, करीबन 38% है। ये बेरोजगारी भी नहीं जा रही, टेररिज्म भी नहीं जा रहा। लेकिन एक बात से खत्म करना चाहती हूं कि जो लाखों कश्मीरी लोगों ने आज दुकानें बंद की हैं, उन्होंने अपने घर बंद किए हैं, सड़कों पे प्रदर्शन किया है, उन्होंने एक चीज जरूर बताई है कि मोदी की 370 नीति फेल हुई ना हुई, लेकिन मानवता की जो नीति है उसे हम कभी फेल होने नहीं देंगे। और यही मैसेज मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ।
चलिए, इधर से तालियां बज रही हैं और अच्छी बात है कि आपके लिए दीपक वोरा साहब ने भी, माइक रख दीजिए, दीपक वोरा साहब ने भी आपके लिए ताली बजाई है। आखिर वाली लाइन उनको मुझे लगता है ज्यादा पसंद आई। और अब सलमान निजामी जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। बचपन से आज तक मैंने कश्मीर में आतंकवाद तो करीबी से देखा है, लेकिन पहली बार मुझे लगा जब कश्मीर में आतंकियों के समर्थन के लिए नहीं बल्कि आतंकियों के खिलाफ जो है हड़ताल हुई है। कश्मीर का हर एक बच्चा आज आतंक के खिलाफ लड़ा है। और आज मैं बात करना चाहता हूं उन कश्मीरियों की, उनको सलूट पेश करना चाहता हूं जिन्होंने उन आतंकियों को जवाब दिया। उसमें आदिल हुसैन था जिसने यह परवाह नहीं की कि मेरी जान जाए या नहीं जाए, लेकिन उन बेबस यात्रियों को बचाने के लिए उसने अपनी जान गंवाई। इसलिए मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं, अगर हमें पाकिस्तान की इस रणनीति का मुकाबला करना है, जवाब देना है, तो हमें एक होना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमान नहीं होना करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में आप देखिए आज उन कश्मीरियों ने उन यात्रियों के लिए घर अपने खोल दिए, मुफ्त राशन दिया, मुफ्त खाना खिलाया उनको। इसलिए कश्मीरियों को जो है शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। और पाकिस्तान को मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं भी कश्मीरी मुसलमान हूं। अगर इस देश के लिए सलमान निजामी का खून इस देश के लिए जरूरत हो तो सबसे पहले सीमा पे पाकिस्तान का मुकाबला करने सलमान निजामी जाएगा। उन पाकिस्तानियों को मैं जवाब देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं। मैं शेर कहना चाहता हूं, हम अमन चाहते हैं लेकिन आतंक के खिलाफ है अगर जंग तो जंग हो जाए, क्योंकि हम तंग आ गए हैं। हमने 20-30 सालों में देखा है कश्मीर में हमने कई जानें खोई हैं। कश्मीरी आज अमन चाहता है, रोजगार चाहता है, सड़कें चाहता है, पानी चाहता है, बिजली चाहता है, जो सरकार कर भी रही है। और जिस तरीके से हड़तालों का दौर खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ था कश्मीर में, लेकिन ये जो आतंकी हैं ये कश्मीरियत के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, कश्मीर के दुश्मन हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। इसलिए आज ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान को एक होना चाहिए, एक आवाज आनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जो हमसे टकराएगा उसका वही हशर होगा, जो कसाब का हुआ उसका वही हशर होगा जो इन आतंकवादियों का होने वाला है। चलिए, इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं, या इफ्रा एक सेकंड में आपको वापस बुलाती हूँ। अगर जज साहब को कोई सवाल कुछ पूछना हो। ये मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है कि खुल करके बाहर आए और ये यकीन कराएं दिस इज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच यू मस्ट यूटिलाइज टू एबल टू टेल पीपल कि भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को सब मिल करके जवाब देंगे। जैसे कह रहे हैं हम सब मुसलमान एक हैं और एक रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे। आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम को ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कब से करती आ रही है, अनफॉर्चुनेटली कहीं नेशनल मीडिया पे आ नहीं रहा था। अगर ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही होती तो हमारे 5000 लोगों को क्यों मारा गया था? इसीलिए मारा गया था कि जब सब गन उठा रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन उठाएंगे, हम इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे लोगों की, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में मैं रहती हूँ, एक भी ऐसा दफ्तर नहीं है जिसके फादर, मदर, ब्रदर, पीएसओ शहीद ना हुए इस लड़ाई में। तो बिल्कुल हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन अब देश को भी समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम है जो हमेशा इस देश के साथ खड़ी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोपेगेंडा जो हमारे खिलाफ चलाया गया। इनसे पूछ ले एक बार, आपने कहा जी हमको सबको इकट्ठा लड़ना पड़ेगा। अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए? देखिए, जहां देश को लगता है कि हमारे दुश्मनों का इलाज जंग से है तो जंग होनी चाहिए, क्योंकि हम भी तंग आ गए हैं। बचपन से मैंने भी सहा है, हमारे बच्चे बहुत शहीद हो गए। बहुत से ऐसे हमारे नौजवान जो सेना में हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं, हर रोज आप सुनते हैं किसी ना किसी आतंकी हमले में वो शहीद हो जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बर्बाद किया है। आज आप कश्मीर में जाइए, जो आवाजें निकल रही हैं, हर एक कह रहा है कश्मीरी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आज भी वहां कश्मीरी पंडित भी रहते हैं, वहां सिख भी रहते हैं, वो कहते हैं हमें आतंक के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमें ना पाकिस्तान जाना है ना हम कभी पाकिस्तान जाएंगे। हम इस हिंदुस्तान के साथ रहे थे और रहते रहेंगे इंशाल्लाह। आप दोनों ने अपना अपना मोर्चा अच्छे से संभाला, आप दोनों का धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। अब सेकेंड राउंड ऑफ स्पीकर्स के बाद क्या आप में से कोई ऐसा है जो गमछा उतार कर दूसरे रंग का गमछा उड़ना चाहता है? हाँ, कोई ऐसा? या सफेद वाले डटे हुए हैं, डिसाइड नहीं करना है? बुला रहा है?
नहीं, वो जगह हम बना देंगे, जगह बना दी जाएगी, आप गमछा पहन के वहीं पर वापस बैठ सकते हैं। अगर आपको गमछे का रंग बदलना है तो आप वहां भी बदल के वहीं पर वापस बैठ सकते हैं। आपका स्कोर 9 हो गया है, गमछा खत्म हो गया है। अगर और लाल गमछे हैं तो ले आइए। जल्दी से मंच पर स्वागत कीजिए ललित अंबरदार साहब, जो कि कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट है, और इसी के साथ ज़ोहैब यूसुफ मीर साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता है पीडीपी के। सर इधर से आ जाइए, अपना अपना मोर्चा संभाल लीजिए। ज़ोहैब यूसुफ मीर साहब, आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। सबसे पहले जो बर्बरता पहलगाम में हुई, उसकी कश्मीर के हर एक खित्ते से हर एक बाशिंदा जम्मू कश्मीर का उसकी निंदा करता है, और इन सब लोगों की, जिन लोगों ने यह बर्बरता की है, उसकी एक मिसाल बनानी चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अब मिसाल की बात कर रहा हूं तो मैं आपको मिसाल एक और देता हूं। वो ये है कि मैं उस कश्मीर के खित्ते से आता हूं जिस कश्मीर के खित्ते ने, जिस कश्मीरी ने कॉन्शियसली डिस्पाइट हैविंग geographical continuity with Pakistan, despite having religious homogeneity with Pakistan, I conscientiously chose to stay with secular India. हम secular India के साथ हमने इल्हाक किया, और इसके लिए जो हमने secular India के साथ इल्हाक किया, वो हमने सिर्फ इल्हाक ही नहीं किया, उसको डिफेंड भी किया। अपनी बात की डिफेंड भी किया इस तरीके से कि 1947 में जब वहां से रेडर्स आए तो यही कश्मीरी ने इस चॉइस को डिफेंड किया और ये कहा, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार, ये कहा हमने। तो मेरा ये कहने का मतलब है, आज जब आप 370 की बात करते हैं और बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, मोदी की पॉलिसी की बात करते हैं कश्मीर के बारे में, तो उस पॉलिसी में सिर्फ एक चीज़ मुझे दिखाई देती है। ये एक हिसाब से आपने नेशनल इंटीग्रेशन की बात की, आपने बात की डेवलपमेंट की। नेशनल इंटीग्रेशन कब नहीं था जम्मू कश्मीर में? नेशनल इंटीग्रेशन हमेशा, कश्मीर का कौन सा, इंडिया का कौन सा लॉ था जो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंटेड नहीं था? ये जो मोदी जी की पॉलिसी है कश्मीर को, ये विचारधारा वाला डंडा उन्होंने चलाया कश्मीर के ऊपर, बाकी सारे खित्ते को, पूरे इंडिया को दिखाने के लिए, कंसोलिडेशन करने के लिए। इसमें कश्मीर में 370, जस्ट गिव मी 1 more minute प्लीज। सर 1 more minute तो मिल ही नहीं सकता। 30 seconds, 10 seconds। देखिए कश्मीर बहुत परेशान है। योर टाइम इज ओवर। लेट्स, जो रूल्स है वो रूल्स सबके लिए है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धुर विरोधी होते हुए भी इफ्रा जान आपके लिए ताली बजा रही थी जब आपने कहा कि वहां पर मौजूद जो मुस्लिम है उन्होंने सेक्युलर इंडिया को चूज किया और पाकिस्तान को नकार दिया। बस ये भावना बनी रहनी चाहिए, यही भावना कश्मीर की जीत होगी, और यही भावना अगर रहेगी तो समृद्धि की राह पर आगे बढ़ेंगे। ललित अंबरदार जी, आपका समय शुरू होता है अब। अभी तक जितने प्रवक्ताओं ने बोला सब पॉलिटिशियंस हैं, अपनी अपनी पार्टी का इजहार किया उन्होंने। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ। दुनिया भर में जहाँ पर भी जिहादी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको फॉलो करता हूँ, और आपको कहना चाहता हूँ, जो मैं कहूँ मुझ पर विश्वास मत कीजिए, खुद पढ़िए, खुद जानिए जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। कश्मीर जहाँ जो है दुनिया में जो गज़वा हिंद की लड़ाई जो चल रही थी, जो 1000 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब्जा किया था, उसके बाद 1947 में हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपने मादरे वतन के साथ गद्दारी की। सर सैयद अहमद खान की 2 नेशन थ्योरी, मोहम्मद इकबाल की 2 नेशन थ्योरी और मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। और 14 अगस्त 1947 को ये हुआ। उसी की शुरुआत जो कश्मीर के जो प्रॉब्लम है वो उस दिन से शुरू होती है। और ये जो लोग अभी तक कह रहे थे हम पे एहसान किया, हम पाकिस्तान जा सकते थे, जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी थी, हम मुसलमान थे, हम पाकिस्तान के जा सकते हैं। मैं उनको अभी भी कह रहा हूं, अगर शर्तिया हिंदुस्तानी हो तो तुम सब लोगों की 1 minute टिकट हम क्राउड फंडिंग कर देंगे आपके लिए। दूसरी आप पादरे मैम, आपने 1 मिनट की श्रद्धांजलि देना। अभी मुझे उस 1 मिनट के अंदर 35 साल कैसे गुजर गए, एक पल में गुजर गए। कश्मीरी हिंदू का नरसंहार 35 साल पहले इसी कश्मीर के अंदर हुआ। एक वारदात तो टाइम नहीं बता सकता हूं, एक वारदात बता सकता हूं। श्रीनगर के अंदर, क्रालखोट सेंटर ऑफ श्रीनगर, हिंदू कॉलोनी, हिंदू मोहल्ले के अंदर, वहां के अंदर मां बेटी, हिंदू मां बेटी दोनों का रेप होता है। रेप करने के बाद उनका वेजाना के अंदर गोली मार दी जाती है।
और आज तक जम्मू कश्मीर असेंबली में किसी भी जम्मू कश्मीर के नेता ने कभी रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि कश्मीर के मूल निवासी 5000 साल पुरानी संस्कृति उसको उन्होंने नहस कर दिया, खत्म कर दिया, जेनोसाइड हुआ वहां पे। और कोई कह रहे थे यहाँ पे कि आप में से कोई कह रहे थे कि कश्मीर हमारा है, और वो आप कह रहे थे कि डिटेंशन में रखा था। लास्ट सेकंड बताना चाहता हूं, कश्मीर हमारा नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान की संस्कृति, सनातन संस्कृति का स्रोत है। कश्मीर है तो आप है। और आप कह रहे थे कि डिटेंशन, आप कह रहे थे डिटेंशन, एक सेकंड, जो नियम उनके लिए वही नियम आपके लिए। डिटेंशन का कह रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने 370 किया था शेख अब्दुल्ला को, यार को सल्तनत बना के दी थी। उसी जवाहरलाल नेहरू ने उसी शेख अब्दुल्ला को 10 साल जेल के अंदर रखा था देशद्रोह के नाम पे। आपका समय समाप्त हुआ सर, समय समाप्त हुआ। प्लीज, थैंक यू। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। और अब फाइनल चेंज के लिए आप लोगों को इस बीच अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता यहां पर आ जाए तो ये टाइम है जब रिबटल्स हो सकते हैं। आप लोग 1-1 मिनट के लिए अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जजेस आपसे सीधा सवाल करेंगे, ऑडियंस के हम सवाल लेंगे, और उसके बाद फाइनल वक्त आएगा जब आप वोटिंग भी करेंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त बहसबाजीगर अपने घर में देख रहे हैं वो भी QR कोड स्कैन करके हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आज का मोशन, क्या कश्मीर को लेकर मोदी नीति सही है, आप इस पर वोट, और फिर फाइनल राउंड में आप लोगों को वोटिंग का मौका तो मिलेगा ही। लेकिन और उससे पहले मैं देखूंगी कि क्या कुछ और लोगों को, क्योंकि हमने कुछ और गमछे मंगा लिए हैं, तो क्या कुछ और लोग अपना गमछा बदलना चाहते हैं। लेकिन 60 सेकंड्स का रिबटल टाइम है आपके पास रायना साहब, 60 सेकंड्स। जो भी आपको अभी तक जितने स्पीकर्स ने बोला है उस पर कुछ काउंटर करना है, कुछ भी बोलना है, आप जल्दी से बोले। आपका समय शुरू होता है। धारा 370 के बारे में यहां कहा गया, धारा 370 एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड था। दैट वाज ए वॉल ऑफ हेट्रेड दैट डेवलप्ड ए सेंस ऑफ एलिनेशन। एक आतंकवाद, अलगाववाद की मानसिकता को उस धारा ने जन्म दिया, और उसकी आड़ में एक 35A को भी ऐड कर दिया गया, जिसको कि देश के पार्लियामेंट में ही नहीं डिस्कस किया गया। 2-2 झंडे वहां लगा दिए गए। और यहां कांग्रेस के लोग कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह बहादुर ने धारा 370 लगाई थी। महाराजा हरि सिंह बहादुर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में नहीं थे, और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में पंचायतों को अधिकार नहीं थे, पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों को अधिकार नहीं थे, गुजर बकरवालों को अधिकार नहीं थे, पहाड़ी कबीले के लोगों को अधिकार नहीं थे, महिलाओं को अधिकार नहीं थे, दलित समाज के, वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं थे। मोदी साहब ने धारा 370 समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा किया। देश का तिरंगा झंडा शान से लगाया है। राष्ट्र हित में लिया गया निर्णय है। चलिए अभय दुबे जी, जो भी अभी तक यहाँ पर कहा गया है उस पे आपका रिबटल टाइम शुरू होता है 60 सेकंड्स का। अब तुम्हारी सफ में ये सब डर कर आए हैं, ये तुम्हें क्या जिंदा रखेंगे, अपने जमीर से मर कर आए हैं। आज सवाल ये पूछना चाहिए भारत की सरकार से। मुझे दुख हुआ, मेरे तीनों जजेस ने ये नहीं बोला। मुझे लगता है कि विनय नरवाल की बहन सृष्टि को उन्होंने नहीं सुना। वो फूट फूट कर रोती है और कहती है, प्रधानमंत्री मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, तिल तिल कर तड़प रहा था, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। शैलेश भाई सूरत वाले की वाइफ कहती है, प्रधानमंत्री मेरे बच्चे कैसे पालूंगी, तुम जेड सिक्योरिटी में चलते हो, तुम तब जाते हो तो हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराता है, लेकिन हमारे 2000 लोगों को सिक्योरिटी की एक व्यवस्था नहीं दी। राजस्थान के विजय की बहन कहती है कि मंत्री जी आज क्या लेने आए हो, आज यहां सुरक्षा किस बात की। अगर उन 2000 लोगों को एक पुलिसकर्मी, एक सुरक्षाकर्मी मुहैया कराया होता तो हम लोगों की जान बच जाती। एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी, कठुआ हुआ, उन्नाव हुआ, प्रधानमंत्री जी आपकी सत्ता की सरपरस्ती में पुलवामा हुआ। आज तक पुलवामा के शहीदों की बेवा जानना चाहती है कि वो आतंकवाद किसकी सत्ता की सरपरस्ती में 300 किलो का RDX आया था। आज तक उसकी जांच नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी आज ये देश आपसे जानना चाहता है। समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त। प्रभु आप तो जानते हैं समय के हम लोग प्रतिबद्ध है। अब आप दोनों से मौका है, तीनों जजेस को, सबको आपने सुन लिया है, कोई काउंटर सवाल हो। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने पंडित वहाँ पर गए अभी तक और कितने आए थे? आपका पूरा इशू बनाया, आपको आंकड़े हैं कि नहीं है पता नहीं, मेरे को वेबसाइट पे कहीं नहीं है।
और दूसरा ये सवाल उठता है कि जो 3 चीज़ें थी कि वहाँ पर आतंकवाद को पैसा आना बंद हो जाएगा, वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो जाए थी, जीडीपी ग्रोथ जो कश्मीर की है पिछले 6 सालों के अंदर उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपकी अपेक्षा कर सकते थे, देश से अभी भी बहुत पीछे है, तो क्या फायदा हुआ है? 3 पॉइंटेड सवाल है उनके। जी, सबसे पहले एक विषय जो यहाँ आया है, कांग्रेस पार्टी के मेरे साथी दोस्त ने यहाँ कहा है, कांग्रेस पार्टी किस मुंह से आतंकवाद के बारे में सवाल करती है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जेलों के अंदर बंद आतंकवादियों के साथ मिलके बिरयानी खाने वाले लोग हैं। यासीन मलिक जिसने आतंकवादी, जो कि खूंखार आतंकवादी, जिसने भारतीय वायुसेना के जवानों के ऊपर ग्रेनेड मारा, कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठ के बिरयानी खाएंगे और आप आतंकवाद के बारे में सवाल पूछेंगे? कश्मीर घाटी में जो आतंकवाद पनपा वो कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण पनपा था, कांग्रेस की देन था। कांग्रेस के नेता यहां से पाकिस्तान जाते हैं। मणिशंकर अय्यर किस पार्टी के लीडर हैं जो पाकिस्तान के अंदर जाके कहते हैं कि मोदी साहब की सरकार हटाने में हमारी मदद करो? किसको बोलते हैं? पाकिस्तान के अंदर जाके किस पार्टी के नेता हैं जो ये कहते थे अफजल गुरु जो खूंखार आतंकवादी है उसको साहब करके बुलाया जाता है, और बाबा रामदेव साहब जैसे बड़े राष्ट्रवादियों को गाली देना इस पार्टी की रीति और नीति रही है। सवाल कश्मीरी पंडितों का 3 क्या फायदे हुए? उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर पूछा। हाँ, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में बसाएंगे, लेकिन साथ सम्मान इज्जत के साथ, उनको कोई जोर जबरदस्ती के साथ नहीं। कश्मीरी समाज, कश्मीरी पंडित समाज, कश्मीरी हिंदू समाज के जो लीडरशिप है, उनका जो नेतृत्व है, सब बात करके युवाओं के सवाल लेने प्लीज। नो सर, नो, युवाओं के सवाल लेने प्लीज। अभय जी, सवाल होंगे उसका जवाब दीजिएगा, तब बोल लीजिएगा प्लीज सर, प्लीज। और आप लोग यहाँ पर भी जो एनसी से हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, पीडीपी से भी। पहला सवाल है कि सर मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे। दूसरा सवाल है कितने पंडितों को आपने बसाया? कश्मीरी पंडितों को 1999-90 के दौर में जब बंदूक की नोक पर कश्मीर से बाहर निकाला गया, जबरदस्ती वापस कश्मीर घाटी में नहीं बसाया जा सकता। कश्मीरी पंडितों को साथ सम्मान, इज्जत के साथ, विद सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ताकि वो वापस वहां से बाहर ना आए, और इसका फैसला कश्मीरी समाज लेगा। ठीक है, अगला सवाल। सर, मेरा प्रश्न आपसे है कि किससे? रैना जी से। अच्छा बोलते हैं, मैं भारतीय हूं, और जो हत्या हुई है निर्मम, उसके प्रति मेरी संवेदना है। मोदी नीति की आप बहुत अच्छी कह रहे हैं सर, आपकी मोदी नीति कैसे अच्छी हो सकती है? इतने 26-28 लोग की वहां मौत हो जाती है। ना आपकी कुंभ नीति अच्छी होती है, वहां निर्मम लोग मरते हैं। ना आपकी रेल नीति अच्छी है, दिल्ली स्टेशन पे लोग मर जाते हैं। सर, आज मरे हुए इतने दिन हो गए, कब फैसले लेंगे? आज मैं कहता हूं उन आतंकी आकाओं को क्यों नहीं मार देते आप, जब आप उनको पनाह दे रहे हैं? अगर वहां रोजगार होता, उनकी व्यवस्थाएं कंप्लीट होती, तो आज ये राइफल नहीं उठाते। मैं भारतीय हूं, मुझे भी तकलीफ हो रही, जब से घटनाएं सुन रहा हूं, रूह कांप जाते हैं, रोंगटे भी खड़े होते हैं। जवाब दीजिए। मेरे भाई, मैं आपका सम्मान करता हूं, और मैं जम्मू कश्मीर के उस भाग से आता हूं जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। मोदी साहब के आने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक सेंस ऑफ इंडियननेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द मदरलैंड, ये वहां आई है। आज 15 अगस्त और 26 जनवरी का जश्न रात के 2 बजे कश्मीर के नौजवान लाल चौक में मनाते हैं। आज अगर वहां हमला होता है पहलगाम में, पूरा का पूरा कश्मीर तिरंगे झंडे लेकर सड़कों पर उतरा, क्योंकि ये मोदी साहब ने जो दिल्ली की दूरियां और कश्मीर की दूरियां खत्म की, ये उसी का नतीजा है कि पूरा जम्मू कश्मीर आज हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे लेकर आ रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल यहाँ से। मेरा सवाल सर से है, सर आप मोदी विरोध में ही सारा विरोध 370 का कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई वैलिड रीजन भी है, या फिर सिर्फ मोदी का विरोध करते करते आपके लिए सारी नीतियों का विरोध करना है? देखिए, आपके साथ साथ मैं चाहता हूं रैना जी का भी जवाब आ जाए। वही दिखा रहे हैं हमें आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। रैना साहब, आप तो कश्मीर से आते हैं, ये सैफुल्ला फारूक कौन है?
पंडितों का हत्यारा 10 साल जेल में रहा। अजहर मसूद का शीर्ष पाकिस्तान का सत्ता की भूख मिटानी थी तो वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने तारिक अहमद मीर को तो जानते होंगे आप, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। तालिब हुसैन गांव वालों ने पकड़ा। This is wrong statement. गलत बात। I am being the party president. I know, sir. अरे एक मिनट सुनिए। No. आप आपके वक्त Don't में distort the fact. You're just distorting the fact. Being the party president, I have signed that document, sir. You're wrong statement. Total wrong statement. आपके वक्त जवाब दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अब अगले दो स्पीकर्स को यहाँ पर बुलाएंगे। अगले दो स्पीकर्स को बुलाएंगे। इफ्रा और ललित अंबरदार, आप दोनों इफ्रा और ललित अंबरदार आ जाइए। इफ्रा आप आ जाइए जल्दी से, क्योंकि आप दोनों एक एक रिबटल देना चाहते थे। थैंक यू राणा साहब, दुबे जी एक रिबटल देने के लिए बस जी जल्दी से एक रिबटल, उसके बाद वोटिंग शुरू करने वाले हैं। जजेस महोदय से भी प्रार्थना करूंगा, कश्मीरी हिंदू कोई बेड बकरियां नहीं है कि रेप मर्डर मास मर्डर करके आप उनको निकलवा देंगे, फिर आप पॉलिटिकल चर्चा में उनको कब लेके जा रहे हो, कितनों को लेके जा रहा हो। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ये प्रेशर डालेंगे कि जो कश्मीरी हिंदू के साथ नरसंहार हुआ वो औपचारिक तौर पर नरसंहार था, ट्राइब्यूनल बैठेगा, जो जिसने बलात्कार किया मार दिया उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और जो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला थे, उनकी 19 जनवरी 1990 की रात को उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को उन जिहादियों के हवाले छोड़ दिया, खुद रेजिग्नेशन देके भाग गए कश्मीर छोड़ के, 6 साल मुंह नहीं दिखाया कश्मीर का। और उस वक्त तत्कालीन हिंदुस्तान के पहले मुसलमान होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्या रोल था, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए खूंखार आतंकवादी को छोड़ दिया और कश्मीरी हिंदुओं का वहां पे नरसंहार हो रहा था, लकवा लग गया था पॉलिटिकल, उनको कुछ नहीं किया उन्होंने। तो मैं प्लीज सर आपको चाहता हूं, आप इसके लिए आपके चैनल पे आपके प्रोग्राम में आप तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद, आपने लास्ट में भी सर आपको याद आ गया कि आप कश्मीरी पंडितों को, आपके सीधी बात में आपने पूछा था कि कश्मीरी पंडितों को आप कब लेके जा रहे हैं, उन्होंने भी उसी स्मर्क के साथ बोला अरे हम उनको उठा के थोड़ी ले जाएंगे, वो जब तो जाना ही नहीं चाहते। दिस इज हाउ यू हैव बीन टेकिंग सीरियसली। और आपको बताना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू हिंदुस्तान की डेमोग्राफिक फुटहोल्ड है कश्मीर के अंदर। जब तक आप कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी ऑफ पनून कश्मीर कश्मीरी हिंदू के लिए नहीं बनाएंगे, आपका फुटहोल्ड नहीं है वहां पे। और नहीं तो मुर्शिदाबाद जैसे कश्मीर हिंदुस्तान के दर्जनों में ऊपर के आएंगे। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूं, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे कश्मीर को। आईपीएस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आईएएस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और ये लानत है हमारे पर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये शर्मनाक बात है कि उनको मेन स्ट्रीम पार्टीज बोलते हैं। जी बाउक होने के बगैर फैक्ट्स पे बात करते हैं। मैं आपको हकीकत, आपको चेहरा दिखा रहा हूं, शीशा दिखा रहा हूं। We cannot speak like this, अंजना जी, if he speaks in between। पहला सवाल, इन्होंने कहा 1919 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और उसी वक्त कहते हैं कि मुफ्ती साहब जो थे वो होम मिनिस्टर थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर वीपी सिंह की सरकार में थे, वो वीपी सिंह जिसके साथ बीजेपी अलायंस में थी। तो जब आप सवाल करते हैं ना, अपनी सरकार बीजेपी पे सवाल कीजिए जो वीपी सिंह के साथ अलायंस में थी, जब 1990s में कश्मीरी पंडित्स को वहां से निकाला गया। दूसरी बात, नहीं, बलात्कार मार के भगा दिया गया। तो सुन लीजिए ना, फैक्ट्स पे सुन लीजिए। जब बार बार हमने बीजेपी वालों से बोला कि इतना कश्मीरी पंडितों के लिए बोलते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं कश्मीरी बीजेपी सरकार को कि 10 साल से तुम लोगों की सरकार सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, तो हमको ये बताओ कि कितने कश्मीरी पंडित वापस आए। ये सवाल पूछने की इनसे हिम्मत नहीं, इनके पास जवाब नहीं है। अब तीसरा सवाल, आप मुझसे पूछेंगे कि ठीक है बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मैडम आप लोगों ने क्या किया? मैं बोलना चाहती हूं हम लोगों ने क्या किया। कश्मीरी पंडित अपनी प्रॉपर्टी जम्मू और कश्मीर में एक कानून के तहत वापस ले सकते हैं जो 1996 का कानून था। किसने बनाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। दूसरी बात, क्या कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कश्मीरी पंडितों के लिए चल रहा है? चल रहा है। 2008 में शुरू हुआ कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने बनाया। जो कश्मीरी पंडित आ भी रहे हैं, 1 अपनी नौकरियों के लिए, नंबर 2 अपने घरों के
के लिए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की उन नीति की वजह से आ रहे हैं। आपको लगता है नीति में कमी है तो तीसरी कोई नीति बनाइए, 10 साल से कोई नीति नहीं बनी है। और एक आखिरी बात मेरी होगी, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन की, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को हटाने की, मेरा आप सबसे एक सवाल रहेगा, अगर एक स्टेट के लोगों को बंद किया जाए, कर्फ्यू लगाया जाए, उनकी असेंबली को खत्म किया जाए, इंटरनेट महीनों बंद किया जाए और उसके बाद उन्हें यूनियन टेरिटरी में स्टेट को बदला जाए, तो क्या वहां साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन होगी या साइकोलॉजिकल सेपरेशन होगी? अब वक्त है वोटिंग का, तो आप लोग जो दर्शक हमारे घर पे बैठे हुए हैं, आप भी चुन सकते हैं कि बहसबाजीगर कौन है, क्योंकि आज का जो मोशन है, क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही है, आप भी इस QR कोड को स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। वो नंबर्स भी हम दिखाएंगे। और इसी बीच अब जो स्टूडियो में हमारे साथ ऑडियंस है, उनका वक्त आ गया है, आप अपने मोबाइल निकाल लीजिए, QR कोड को स्कैन कर लीजिए और एक बार सभी तैयार हो जाए। चलिए आज देखते हैं कौन सी बाजी अच्छी रही, रविंद्र रैना की टीम या फिर अभय दुबे जी की टीम, जिसमें इफ्रा जहान थी, जिसमें जोहेब साहब थे और इधर सलमान निजामी और ललित अंबरदार। किसने किसको कन्विंस किया? अभी मामला एक तरफा जाता हुआ दिख रहा है। हाँ कहने वाले 80% लोग हैं, 78%, इधर 20 हो गया है, नहीं वाले कह नहीं सकते वाले 4% ही हैं, कह नहीं सकते 5 हुआ है, 20 हुआ है, 75 हुआ है, 71% कह रहे हैं हाँ थोड़ा बढ़ा है नहीं वालों का। नहीं वालों की संख्या हो गई है अब 24, वहीं यानी 1/4%, लेकिन फिर फिसल गए। इधर 68% हाँ वाले, 21% कह नहीं सकते वाले ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सफेद गमछे वालों ने आज लगता है मन बना लिया है कि मामला डाइवर्ट करना है, डिवाइड करना है। 66% कह रहे हैं हाँ, 69, 4, 3, 2, 1, 0 खत्म हो गया है टाइम। और इसी के साथ हाँ कहने वाले लोग 70% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही है। तो जो टीम ये डिफेंड कर रही थी, रविंद्र रैना जी की टीम, सलमान निजामी की टीम, ललित अंबरदार की टीम, वो इसमें जीती है। लेकिन अब वक्त आ गया है जब हम चुनेंगे बहसबाजीगर, और ये काम हमने छोड़ दिया अपने ऊपर से, ये दे दिया इन 3 जजेस को। भाई ये तय करें कि बहसबाजीगर आज का कौन है। मैं केवल कंटेंट पे जाता हूँ। इमोशनल भाषण तो बहुत होते हैं, मैं सुनते आ रहा हूँ पिछले 40 साल से, और कंटेंट से, रीजन से, लॉजिक से अगर देखेंगे, इमरा जान को सबसे बढ़िया। तालियां बजाइए। बेस्ट स्पीकर है प्रभु चावला जी की नजर में। बोरा साहब, ये पीले कुर्ते में जो साहब बैठे हैं, यू आर द क्लियर विनर साहब। रविंद्र रैना जी, तालियां बजाइए भाई रविंद्र रैना जी के। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप कश्मीर से हमारे लिए आए। आप सभी जितने मेहमान हमारे कश्मीर से आए, सिर आंखों पर बहुत बहुत धन्यवाद। और जनरल साहब अब आपकी बारी है। I would rate both of them equally good. हाँ मुझे पता था डिप्लोमेसी वाले तो पलट गए हैं, सेना वाले आज डिप्लोमेसी कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। सभी स्पीकर्स को लेकर सभी ने प्रशंसा की है और हमारी नजर में हर वो वक्ता जो आज आया, अपनी पार्टी को, अपने व्यू पॉइंट को डिफेंड किया, वो सबसे बड़ा विजेता है, स्टार है। लेकिन जीत कश्मीर की होगी, जीत भारत की होगी। बहसबाजीगर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।